कौन हो तुम? जनानी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने पलट कर देखा तो मेरी निगाहें झुक गईं। कौन हो तुम? मर्द की आवाज़ सुनाई दी। मैंने निगाह उठाकर इसे देखा, वो चादर लपेट कर खड़ा हो चुका था। तुम कौन हो? मैंने पूछा। जीवन लाल ने गंगोली का हुलिया बताया था, लेकिन वो वैसा नहीं था। गंगोली भारी तनतोष का था और वो शख्स मुखनी था। मैंने इसका जायज़ा लेने के बाद औरत को देखा। वो देखने में बड़ी प्यारी थी। जवानी इसके अंग अंग से फूट रही थी। यकायक मेरी निगाह इसकी पोस्ट की दीवार पर लगे फ्रेम पर पड़ी। फ्रेम में इस औरत की तस्वीर जड़ी थी। इसके साथ यकीनन गंगोली था। मैंने औरत के धुआं धुआं चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तस्वीर में तुम्हारे साथ गंगोली है ना? औरत ने इस बात में सर हिला दिया। डरो नहीं, मैं तो गंगोली से कुछ नहीं कहूँगा। इससे मुझे हिसाब बेबाक करना है। वो है कहाँ? मैंने पूछा। नीचे के आखिरी कमरे में होंगे, दोस्तों की महफिल जमी है आज, औरत ने जवाब दिया। इस लड़की को पहचानती हो? मैंने कंकलता की तस्वीर दिखाई। हाँ, ये भी वही होगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो। इसे कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर नीचे उतरी तो बता दूंगा। धन्यवाद कहते हुए मर्द ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने मर्द के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं समझी थी, इसलिए कि जानता था कि जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छाई करोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई करोगे बुराई मिलेगी। गुनाह के 1000 पैर होते हैं। तुम अपने लिए इसका दरवाज़ा खोलोगे तो वो पूरे माशरे को जकड़ लेगा। किसी के घर की तरफ निगाह उठाओगे तो दूसरा तुम्हारे घर की तरफ हाथ बढ़ा देगा। इसका सबूत गंगोली का घर था। मैंने गंगोली पर लानत भेजी और सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया। मेरे कदम इस कमरे की जानिब बढ़ रहे थे जहाँ से रिकॉर्ड बजने की आवाज़ रही थी। वही कमरा आखिरी था। मैंने दरवाजे पर हाथ रखकर दबाव डाला, लेकिन वो न खुला। इसे बंद देखकर मैं खिड़की को आजमाने की ठानी, लेकिन खिड़की के नज़दीक पहुंचते ही उम्मीदों पर पानी फिर गया। रंगीन शीशा जड़ी खिड़की में सलाखें लगी थी। नीले शीशे से अंदर का मंजर दिखाई देना नामुमकिन था, इसलिए मैं दरवाजे में झुर्री तलाश करने के लिए मुड़ा, लेकिन मुड़ते मुड़ते रुक गया। खिड़की का सबसे ऊपरी शीशा चटका हुआ था। मैंने इस मामूली से सुराख से झांका और अंदर बैठे हुए आदमियों की तादाद मालूम करना चाहिए, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरा सर शर्म से झुक गया। रक्स करने वाली औरत को मैंने पहचान लिया था। वो कंकलता थी, लेकिन इसकी दुर्गत ने मेरी रगों में लावा भर दिया। अंदर 5-6 इंसान नुमा दरिंदे बैठे थे। इनका साथ देने वालियां भी नजर आ गई थी। सबके सब रक्स देखने में महाव थे। अंदर के मंजर ने मेरे लहू को गरमा दिया था। गुस्से की आग भड़क उठी थी। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और बीवी है। इसका हर रिश्ता मुकद्दस है। इसकी तजलील मुझसे देखी न गई। मैंने इन इंसानी दरिंदों को सजा देने की ठान ली और दरवाजे की जानी बढ़ा। शीशम की लकड़ी से बने दरवाजे का भरपूर नजरों से जायजा लिया और फिर पूरी कुव्वत से रात मारी। खामोश रात में सिर्फ ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की सुरीली आवाज़ गूंज रही थी। आवाज़ के साथ ताल में रक्स करती कंकलता के रक्स में महव लोगों की समाज से दरवाजे की टक्कर बम के धमाके की तरह टकराई और दरवाज़ा खुल गया। वो सब उछल पड़े। कंकलता भी थमकर खड़ी हो गई। पालने वाले ने जंगली हकीम को वसीला बनाकर मुझे ताकत का सरचश्मा बना दिया था। मुझ में हाथियों जैसी ताकत आ गई थी। वहाँ बैठे रक्सो मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले लोग अय्याश तबा थे, और अय्याशी इंसान को दिमक बनकर चाट जाती है। यही वजह है कि जब तक मुसलमानों ने शमशीरों संसान से रिश्ता जोड़े रखा, दुनिया इनके आगे सर झुकाए रही, मगर जब उन्होंने इक़्तिदार और ताउस और रबाब से रिश्ता ही सवार किया तो बुरी तरह पिट गए। जब मुसलमानों जैसी ताकतवर कौम पिट सकती है तो ये क्या थे? वो सब थर थर कांपने लगे। इनके साथी लड़कियों में से किसी ने फर्श पर बिछी चांदनी ओढ़ ली और किसी ने इधर उधर बिखरी साड़ियों को लपेट लिया। मैंने इन मजलूम लड़कियों से कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं कंकलता को आज़ाद कराने और गंगोली को सज़ा देने आया हूँ। ये और बात है कि आज गेहूं के साथ गिन भी पीसेंगे। कंकलता अपना नाम सुनकर चौंक गई। इसने साड़ी की कोंची को खोंचते हुए कहा, आप कौन हैं? मुझे कैसे जानते हैं? तारुफ बाद में होगा, ज़रा मैं इनसे निमल लूँ। मैंने गंगोली की तरफ बढ़ते हुए कहा, ए खबरदार रुक जाओ। गंगोली जानवरों की तरह हाथ नचाकर चीखा, चुप बे जानवर। कहते हुए मैंने इस पर छलांग लगा दी, लेकिन मुझे रास्ते में ही किसी ने रोक लिया और मैं पट से ज़मीन पर गिर पड़ा। दरअसल दरवाजे की टूटने की आवाज़ ने चौकीदारों को मुतवज्जा कर लिया था। हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा कौमें बसती हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 3 कौमों को जंगजू कहा गया है। मुसलमानों में पठान, गैर मुस्लिमों में सिख और गोरखे, नेपाल के बासी गोरखाओं में बिहारी और मालिक से वफादारी कूट कूट कर भरी हुई है। चौकीदार भी गोरखे थे। उन्होंने मुझे छलांग लगाते देखकर अपनी डंडों को सीधा कर दिया था और मैं उलझ कर गिर पड़ा।
फर्श पर गिरते ही मैंने लोट लगा दी, वरना गोरखा चौकीदारों के डंडे मेरे सर को खरबूजे की तरह फाड़ देते। मुझे अपनी इज्जत से दूर जाते देखकर वो फिर मेरी तरफ लपके, लेकिन मैं अब हाथ आने वाले नहीं था। उछल कर खड़ा हुआ और दोनों हाथ की मुट्ठियाँ सीधी कर दी। वो तेज़ रफ्तारी से मेरी तरफ दौड़े थे। नतीजतन मेरी मुट्ठियाँ मुक्के बनकर दोनों के सीने में लगीं। वो दोनों बैठते गए। मैं इन दोनों को देख रहा था कि तीसरे गोरखे ने डंडे से मेरी पीठ पर वार किया। मैं उसकी तरफ सांप की तरह पलटा। मेरा हाथ मशीनी अंदाज में घूमा, लेकिन वो भी बला का फुर्तीला था, दूर हट गया। मैं अपने आप को डगमगाने से रोक कर हमले के लिए तैयार कर ही रहा था कि इसने छलांग लगा दी। इसकी जद से बचने के लिए मैंने भी छलांग लगा दी, लेकिन इसने मुझे मात दे दी। इसका डंडा पूरी कुव्वत से मेरी कमर में पड़ा था। मेरी जगह कोई और होता तो कमर पकड़ कर बैठ जाता, लेकिन मैं चोट की परवाह किए बगैर इस पर चढ़ दौड़ा। यही गलती थी। जंग में जोश नहीं होश की ज़रूरत होती है। ज़रा सी चूक नक्शा बदल देती है। इस चूक का इसने पूरा फ़ायदा उठाया। एक तो नेपाली ठिगने होते हैं, दूसरे फुर्तीले। वो तो शाने से भी ठिगना था। इसने सर झुकाकर जो टक्कर मारी तो मैं चारों शाने चित गिर पड़ा और वो फुर्ती से मेरे सीने पर चढ़ गया, लेकिन मैंने दोनों पाँव जोड़कर टखने से उल्टा वार किया। वो मुंह के बल गिरा। मैंने फुर्ती से अपने सर से इसके सर पर टक्कर मारी। वो उलट गया और मैं खड़ा हो गया। डंडा अभी तक इसके हाथ में था। वो फौरन खड़ा हो गया। इसकी आंखों की सुर्खी बढ़ गई। वो फिरकी की तरह डंडे को घुमाने लगा। इस वक्त इससे बचने का सिर्फ एक तरीका था, डंडे की जद से बचा रहूं। डंडे की ज़रब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, फिर भी लड़खड़ा गया। ये लड़खड़ाहट मेरी शिकस्त भी बन सकती थी। इसी डर से मैं दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था। यकायक मुझे मौका मिल गया और मैं एक पैर पर खड़ा होकर दूसरे पैर को सीधा करके पंखे की तरह घूम गया। मौसल की तरह मेरा खड़ा पैर इस 4.5 फीट के वजूद से टकराया और वो दूर जा गिरा। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था। मैंने चटा गाँव के जंगल में लाशा का खाया हुआ पैर पर आजमाया जाने वाला ये दाव। इस जंगली दोस्त ने मुझे सांपों की हड्डियां जोड़ जोड़ से खोलना सिखाया था। इस दाव को आदमियों पर आजमा रहा था। इस गोरखे के पैरों के तीनों जोड़ एक ही झटके में उलट गए। वो माही बेआब की तरह तड़पने लगा। इसे छोड़कर मैंने गंगोली की जानिब चुस्त लगाई और ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2 गोरखों को मैंने बुला दिया था। इन्होंने एक साथ पूरी कुव्वत से मेरे सर पर डंडों से वार कर दिया। मेरी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे और मेरा जहन अंधेरे में डूबता चला गया। गशी छाने के कुछ पल पहले मैंने कंकलता की चीख सुनी थी, फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को एक कमरे में पाया। इन लोगों ने मुझे मामूली आदमी समझकर सिर्फ दरवाजे बंद करने पर इक्तफा किया था। वो भूल गए थे कि मैंने इनके कमरे में दरवाज़ा तोड़कर घुसा था। मैंने पहला काम वही किया जो मुझे करना चाहिए था। दरवाज़ा चौखट से उखड़ कर दूर जा गिरा, लेकिन मैं अपने आप को भी रोक ना पाया, क्योंकि मैंने इतनी कुव्वत से टक्कर मारी थी कि दरवाजे के साथ मैं भी बाहर जा गिरा। टक्कर के धमाके ने इमारत के मकीनों को होशियार कर दिया। वो सब दौड़ पड़े। दोनों चौकीदारों के साथ दूसरे नौकर भी थे। गंगोली भी नजर आया। सबके हाथ में डंडे थे। मुझ पर तो खून सवार था। 2 घंटे पेशतर मुझे सर पर जो ज़रब लगी थी, इसकी टेस्ट ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने जुनूनी अंदाज में इन पर हमला कर दिया। इस होशियारी से ताबड़तोड़ घोंसे बरसाने लगा कि वो डंडा घुमाना ही भूल गए। जिस पर भी घोंसा पड़ता वो फिर उठ ना पाता। 2-4 हड्डियों का नजराना पेश करके लंबा लेट जाता है। देखते ही देखते गुलियारा जख्मियों से भर गया है। नौकरों से निमटने के बाद मैंने उछलकर गंगोली की गर्दन पकड़ ली और इसे झटका देते हुए बोला, कंकलता कहाँ है? इन्हें छोड़ दें, भगवान के लिए छोड़ दें। मैं बताती हूँ वो कहाँ है। इसकी बीवी ने इल्तिजा की। इस शैतान सिफ्त को छोड़ देना इंसानियत की तजलील थी। फिर मेरे सर पर खून सवार था। वो औरत ऐसी मुकद्दस हस्ती को पामाल करने वाला बदजात था। इसने सिर्फ कंकलता की जिंदगी बर्बाद की होती तो मैं इसे छोड़ देता, लेकिन इस महफिल में दूसरी लड़कियां भी थी। इनके साथ जो सलूक हो रहा था वो मैं भी देख चुका था। फिर मैं इसे कैसे माफ़ कर देता? मैंने उंगलियों का दबाव बढ़ा दिया और वो गीले कपड़े की तरह मेरे हाथों में झूल गया। इसे मैंने जख्मियों पर फेंका और फिर इसकी बीवी का गला दबोच लिया। बोल, कंकलता कहाँ है? बताती हूँ। इसने मेरी कलाई पकड़कर झटकने की कोशिश की। पहले बता, मैंने दबाव बढ़ाते हुए कहा। वो नीचे वाले कमरे में है, मेरे साथ चल। इसे लेकर मैं सीढ़ियों की जानिब बढ़ता चला गया। कंकलता वाले कमरे पे पहुंचकर मेरी आंखों में खून उतर आया। इसे एक सुतून के साथ बांध कर कोड़ों से पीटा गया था। कपड़े तार तार थे और जिस्म लहूलुहान। वो बेहोश थी। चल, इसकी रस्सी खोल, मैंने हुक्म दिया। वो मशीनी अंदाज में इसे आज़ाद करने लगी। बेहोश औरत को उठाकर कैसे ले जाऊं, इसी सोच में था कि इसने कहा, इसे ले जाइए। इन्हें होश आ गया तो वो फिर लड़ पड़ेंगे। मुझे इसकी बात पर हंसी आ गई। वो समझ रही थी कि इसका शौहर बेहोश है। कार तो होगी? मैंने पूछा। हाँ, गैराज में है। चलो मुझे गैराज का रास्ता दिखाओ। कहते हुए मैंने कंकलता को कांधे पर उठा लिया। गैराज में पहुंचकर मैंने चाबी मांगी और फिर दौड़ती हुई अंदर चली गई।
मैंने कंकलता को पिछली सीट पर लिटा दिया। वो जिस तेजी से गई थी इसी तेजी से लौट आई। इससे चाबी लेकर मैंने इसकी गर्दन पर हथेली का वार कर दिया। वो कटे हुए शहतीर की तरह गिर गई। इसे जिंदा रखना जरूरी नहीं था, मेरे लिए नहीं, माशरे के लिए। इसका गुनाह मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। ऐसी औरतों के लिए रहम का लफ्ज़ मेरी लुगत में नहीं है। इसे जिंदगी से आज़ाद करके मैं कार को बाहर लाया और फिर जीवन लाल के घर की जानिब बढ़ा। फासला कुछ ज्यादा नहीं था, 5 मिनट में तय हो गया। जीवन लाल बाहर ही खड़ा था। इसने दूर से कार की रोशनी देख ली थी। मैंने इसके दरवाजे पर कार रोक कर कंकलता को नीचे उतारा और फिर बोला, जीवन में इस कार को सड़क पर छोड़ाता हूँ। राह के सन्नाटे का फायदा उठाकर मैंने कार को कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया और पैदल ही वापस आया। कंकलता को चारपाई पर लिटाकर वो दोनों माँ बेटे इसे आवाजें दे रहे थे। पानी का छींटा मारो, मैंने मशवरा दिया। जीवन दौड़ कर पानी ले आया। तुम अभी सामने मत आना वरना इसके जहन पर बुरा असर पड़ सकता है, मैंने इसको मशवरा दिया। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जीवन ने इनकार कर दिया है। मैंने पानी का छींटा मारते हुए आवाज़ दी। 2-3 बार की कोशिश ने इसकी आंखें खोल दी। आप, इसने मुझे देखते ही कहा, आपको तो इन लोगों ने कत्ल कर दिया था। जाको रखे साइयाँ, मार सके ना कोई, मैंने हिंदी का शेर पढ़ा। कंक जीवन ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। कंकलता ने मुड़कर देखा और झटके से उठ बैठी। नाथ मेरे स्वामी, आपको तो सज़ा हो गई थी। मैं तुम्हारी खातिर जेल तोड़ कर निकल आया हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हम लोग कोलकाता जाकर रहेंगे। इस इंसानी समंदर में हमें कोई तलाश नहीं कर सकेगा। सच। कंकी की आवाज़ थरथराई। फिर इसका जिस्म थरथराया और वो बिस्तर पर लुढ़क गई। घबरा कर मैंने इसे हिलाया, नाक पकड़ कर दबाया, मगर देर हो चुकी थी। जिसे गंगोली दरिंदगी से नहीं मार सका, इसे जीवन के प्यार ने मार दिया। 3 साल तक जुल्म की चक्की में पिसने वाली से ये बर्दाश्त नहीं हो पाई। हरकतें कलब ने साथ छोड़ दिया। इसकी रुकी हुई सांसें महसूस करते ही जीवन ने चीख मारी और इसकी लाश पर गिर पड़ा। खुशी हो या गम, इसका सीधा असर पड़ता है। खुशी हो तो बिलियों उछलता है, गम हो तो बैठने लगता है। इतनी तगोदो के बाद वो बीवी से मिलने आया था, लेकिन पहले ज़माना दीवार, फिर मौत हायल हो गई। बूढ़ी माँ जो 3 साल से अकेली रह गई। मैयत हिंदू औरत की थी। इसे हिंदुआना तरीके से नजरे आतिश करना था, इसलिए मैंने 100 के 10 नोट इसकी माँ के हाथ में थमाए और बाहर निकल आया। इतनी रात को कहाँ जाऊँ? दुश्मन मुल्क, बेरी ज़मीन, जहरीली फिजा परेशानियों का सबब बन सकती थी। मैंने खुदा का नाम लिया और इस जानिब बढ़ने लगा जहाँ बसें खड़ी होती थी। बस स्टॉप पर कुछ दुकानें खुली हुई थी। इनमें चाय की दुकानें भी थीं और खाने का ढाबा भी। मैंने चाय की दुकान की जानिब कदम बढ़ा दिए। बाहर बिछे बेंचों में से एक पर बैठकर मैंने पैर सीधे कर लिए और फिर चाय लाने का इशारा किया। जिस इत्मीनान से मैं बैठा था, इसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कुछ देर पहले मैंने कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि गंगोली की मौत अब तक खबर बन चुकी होगी। पुलिस वाले भी तफ्तीश के लिए पहुंच चुके होंगे। हो सकता है मेरी तलाश में निकल भी पड़े हों। फिर भी मुझे खौफ नहीं था। खौफ का एहसास तब बेदार होता है जब इंसान जज्बात पर काबू रखे हुए हो और इसका दिमाग खौफ के असर को कबूल कर लेने की हालत में हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बैक वक्त 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यही कैफियत मेरी थी। मैं जीवन के घर से तो फरार हो गया था, लेकिन कुछ देर पहले इंसानी जिंदगी की हकीकत का जो मंजर मैंने देखा था, इसकी याद से फरार हासिल न कर सका। गम का बोझ दिलो दिमाग पर तारी था, और जब दिमाग पहले से ही भरा हुआ हो तो खौफ को जगह कैसे मिलती। फिर बाज बातें ज़हन से चिपक कर रह गईं। इन्हीं में से एक कंक की मौत थी। जनो शोहर के माबैन प्यार का रिश्ता होता है। ये रिश्ता इतना गहरा भी हो सकता है, ये मैंने अब जाना था। इस एक मंजिल ने मुझे हिला कर रख दिया। मैं खोया खोया सा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था कि चौंक उठा। पुरशोर आवाज़ के साथ एक जीप आकर रुकी। इस जीप पर पुलिस वाले लदे हुए थे। वो सब भी चाय पीने इसी दुकान पर आए थे। पहले मैंने इसकी जानिब तवज्जो न दी, लेकिन इनकी बातों ने मुतवज्जा कर ही लिया। एक सिपाही जोश में कदरे ऊंची आवाज़ के साथ बोल रहा था, साहब यकीन करिए वो इंसान नहीं जिन्नात होगा। मैंने 5 लाशें देखी हैं। ऐसा लगता है जैसे मकतूलीन के सर रोड रोलर के नीचे डाल दिए गए हों। कीमा बना हुआ था, कीमा। एक ज़ख्मी ने इसका जो हुलिया बताया है, इसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इस कातिल को पहले भी कहीं देखा है। क्या हुलिया है? अफसर ने चाय की चुस्की लेते हुए ठेठ भोजपुरी लहजे में पूछा। कातिल के बाल बिल्कुल वैसे थे जैसे खानकाहों के पीर साहिबान लगते हैं, कांधे तक बड़े हुए बाल और खशखशी दाढ़ी। सिपाही ने जवाब दिया, मैं समझ गया ये हुलिया एक पाकिस्तानी जासूस का है। अफसर ने तुक्का मारा है। इसका नाम ज़ैगम अब्दी उर्फ खान है। वो 3 कैदियों के साथ जेल तोड़कर भागा है। भागने वालों में इस औरत का शोहर भी था जिसे वो कातिल गंगोली से छीन कर ले गया था। इसकी गिरफ्तारी हुक्मनामे के साथ हुलिया भी लिखा है, वही तुमने पढ़ा होगा। अफसर की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर सी दौड़ गई।
खौफ के जर्द पंजे ने मेरे दिल को भंबोड़ना शुरू कर दिया। मैं कुछ और दूर खिसक गया, लेकिन सुबह काजिब के धुंधले मुझे छुपा लेने में नाकाम थे। मैं किसी किस्म का फड्डा करना नहीं चाहता था, इसलिए परवरदिगार के सामने दिल ही दिल में गिड़गिड़ाने लगा। सदके दिल की दुआ मुस्तजाब हो गई और वो सब चाय पीकर चले गए। इनके जाते ही बस आ गई और मैं फुर्ती से सवार हो गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने दिल ही दिल में कहका लगाया। मुझे हंसी आ रही थी इस अफसर की अकल पर। मेरा ताल्लुक ना हुकूमत से था, ना मैं जासूस था। मैं तो मामूली सा मुहिब्बे वतन हूँ, फिर भी वो ख़तरनाक समझ रहा था। बस चलते ही मैंने इत्मीनान की सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। बस की रफ्तार से 1000 गुना तेज़ वक़्त का पहिया घूम रहा था। मशरिकी उफ़क़ आहिस्ता आहिस्ता गुलगू होता जा रहा था। बहरामपुर पहुँचते पहुँचते सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा था। पुलिस वालों को मेरा हुलिया बता दिया गया था, किसी की नज़र मुझ पर न पड़ जाए, यही सोचकर मैंने साइकिल रिक्शे वाले से सौदा तय किया और नौतन पाड़ा के लिए चल पड़ा। रास्ते में कुछ देर के लिए रिक्शा रुकवाया और सेफ्टी रेजर और ब्लेड खरीदा। नौतन पाड़ा की सड़क पर रिक्शे से उतरा और पैदल अनिल के घर की तरफ चल पड़ा। बतूल बेदार हो गई थी और गुमछा लेकर नहाने के लिए नदी की जानिब जा रही थी। देखते ही वो रुक गई और आंचल से चाबी खोलकर मेरी जानिब बढ़ा दी। दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने सबसे पहले शेव की। दाढ़ी के बाद मैंने कैंची से काकल को तराशा और फिर मैं भी गुस्ल के लिए वहाँ पहुँच गया। बतूल औरतों के घाट पर खड़ी थी। इसने मुझे देख लिया था। मैंने इसको देखते ही पानी में डुबकी लगा दी। नहाकर निकला तो अजीब सी फरहत का एहसास हुआ। सारी थकन दूर हो चुकी थी। गुस्लमंदी की जगह तमानियत ने ले ली थी। मैंने गुमछे से बदन पूछा और वापस आ गया। भीगी साड़ी में मलबूस जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गुमछा लपेटे बतूल भी पीछे पीछे चली आ रही थी। घर में दाखिल होते ही इसने कहा, राम कसम आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने जवाब नहीं दिया और भीगी धोती बदलने के लिए पर्दे की आड़ में चला गया। मेरे निकलने के बाद वो भी कपड़े बदल आई। जिस्म को आराम देने की गर्ज से लेटा था कि इसने कहा, बात खा ली, अभी तो सोकर उठी हो, चावल कब पकाए? रात पका लिए थे। रात से कुछ भी मैंने नहीं खाया था। भूख से आंतें कुलल्ला पड़ रही थी, इसलिए मैं बंगालियों की मरगूब डिश पानी मिले बासी चावल प्याज के साथ खाने बैठ गया। पेट भरते ही गनूदगी सी तारी होने लगी तो मैं बिस्तर पर लेट गया। थकन और शबे बेदारी ने जोड़ जोड़ हिला दिया था। लेटते ही नींद ने दबोच लिया। मैं बेखबर सो रहा था कि मेरी आंख खुल गई। दरवाजे पर 50 आदमी खड़े शोर मचा रहे थे। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? पितौल ने पूछा। ये मोहल्ला शरीफों का है, यहाँ गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। कौन सा गलत काम? भाई की गैर मौजूदगी में गैर आदमियों को क्यों बुलाती हो? किस गैर आदमी की बात कर रहे हो? वो सामने कौन सोया है? वो गैर नहीं है, फिर कौन है? जल्दी बोलो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों का सर मोंड कर पुलिस के हवाले कर देंगे। पितौल ने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और फिर इन पर हकारत की निगाह डालते हुए बोली, ये मेरा पति है। इसका जवाब सुनकर मुझ पर सख्ता तारी सा हो गया। मेरे पूरे वजूद में धमाके होने लगे और मैं घबरा कर उठ बैठा। तुम शादीशुदा हो तो मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? शरपसंदों के गौल में से एक शख्स ने आगे बढ़ते हुए कहा। इस सवाल ने मुझे भी दहला दिया। हर हिंदू औरत के लिए ज़रूरी है कि शादी के बाद मांग में सिंदूर की सुर्खी भरे। यही तो पहचान है शादीशुदा और गैर शादीशुदा की। मेरे चेहरे को नज़रों से तोलते हुए वो दरवाजे की जानी मुड़ी और बोली, किस किताब में लिखा है कि ब्याहता औरत भर मांग सिंदूर लगाए? सिंदूर सुहाग सलामती के लिए लगाया जाता है, नुमाइश के लिए नहीं। मैं नुमाइश करना पसंद नहीं करती। इसकी सलामती के लिए मांग में सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ। अगर आँख है तो देख लो। वो अपने बालों से भरा सर नीचे करके दिखाने लगी। सिंदूर की बिंदी होती तो नजर आती। वो सब मुतमिन हो गए। पितौल का नफसियाती हरबा कारगर साबित हुआ था। इन लोगों ने सोचा होगा वो नहा कर आ रही है, इसलिए सिंदूर की हल्की सी लकीर मिट गई है। इसके जाते ही मैंने कहा, ये तुमने क्या कह दिया? गलत कहा? इसने पूछा। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? सच बोल सकती थी कि ये मेरे भैया के दोस्त हैं। इसने चिढ़कर जवाब दिया और वो छोड़ देते। इस बुरी तरह मारते कि शक्ल पहचानी नहीं जाती। फिर मैंने गलत क्या कहा? हर लड़की को अपना जीवन साथी मुंतखब करने का पूरा हक है। मैंने भी तुम्हें पसंद कर लिया है। इसकी बात सुनकर हैरत से मेरा मुंह खुला रह गया। कैसी अजीब बात कही थी इसने। मैंने सोचा शादी की बात सुनकर लड़कियां शर्माती हैं, मुस्कुराती हैं और अपना सर नोच लेती हैं, मगर इसका चेहरा सवार था, तासुरात स्यारी था। मैंने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ा। अल्लाह खैर, ये मैं किस फंदे में फंस गया हूँ। इसने मुझे खामोश देखते हुए कहा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मेरे लिए पूरा गांव पागल था, फिर भी मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही मैं पागल हो उठी। मैंने जवाब देना मुनासिब न समझा और बिस्तर से नीचे उतर गया। मुझे बाहर जाता देखकर इसने पूछा, कहाँ चले? खुद बाल तराश कर कार्टून बन गया हूँ। सोच रहा हूँ कि किसी सैलून में जाकर बाल सेट करवा लूँ। इरादा बुरा नहीं है, इसने मुस्कुराकर कहा। जाइए। इजाज़त मिलते ही मैं बाहर निकल गया। दरअसल मैं इस पागल लड़की के बारे में पुरसुकून रहकर सोचना चाहता था। मैं जानता था
अराकान के जंगल में नाग नामी सांप के डस लेने से मेरा खून जहरीला हो चुका है। जंगलियों के हकीम ने भी सख्ती से मना कर दिया है कि बीवी के पास न जाना। इस बेवकूफ़ को खबर नहीं थी कि मैं इंसानी रूप में सांप हूँ। मेरी चाहत में वो मौत को गले लगाना चाहती थी। वो मेरी दुश्मन थी, इस मुल्क की रहने वाली थी, जो हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, और दुश्मन को मौत का तोहफ़ा देना मेरा फ़र्ज़ है। क्या मैं इसे मौत दे दूँ? मैंने अपने आप से सवाल किया। हो सकता है जंगलियों के हकीम का अंदाज़ा गलत हो। मेरे दिल में छुपे शैतान ने बार बार उकसाया। दरअसल फिरदौस की कुर्बत 1 साल से मुयस्सर नहीं हुई थी। पाड़े गया तो था, लेकिन शादी के हंगामे ने 2 घड़ी के लिए भी इससे हमें मिलने नहीं दिया। जो होगा देखा जाएगा, सोचते हुए मैं सैलून से बाहर आ गया। जब लौट कर घर आया तो चौंक गया। पतोल पलंग पर बैठी थी। वो इन तमाम हर्बों से लैस थी जो किसी भी मर्द को चारों शाने चित करने के लिए आजमाए जाते हैं। अपने बालों को इसने जोड़े की शक्ल दे रखी थी। काजल की लकीर ने आंखों को मजीद खूबसूरत बना दिया था। गुलाबी होंठों को लिपस्टिक की सुर्खी ने कातिल हुस्न अता कर दिया था। रवीज की भीनी भीनी खुशबू ने गालों का अहाता कर रखा था। इस खुशबू में शफक की लाली भी शामिल थी, जो मेरे अंदर के मर्द को झंझोड़ने के लिए काफ़ी थी। वो इस बात से वाकिफ़ थी कि मर्द का दिल दीवाना होता है, हर अच्छी चीज़ को देखकर मचलने लगता है। हुस्न की कड़ी संघार की कड़ी से मिलकर मजबूत जंजीर बन जाती है, जो मर्दों के पाँव रोक लेती है। वो भागने से माजूर हो जाता है। मेरे कदम भी ठटक गए। वो मुझे देखकर शर्मा भी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, मुझसे नज़रें चुरा भी रही थी, और चोर नज़रों से कुर्बान भी हो रही थी। इसकी कातिल आंखों में अजीब सी प्यास हलकोरे ले रही थी। मेरे अंदर जलजला सा होने लगा। मैंने घबराकर खुश्क होते गले को थूक निकल कर तर किया और बोला, खाना मुझे दे दो। वो धीरे धीरे चारपाई से नीचे उतर आई और मेरा हाथ थाम लिया। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। नहीं, ये गुनाह है। मेरे दिमाग ने सरजनिश की और मैंने अपने आप को समेट लिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।